हाँ साथियों नमस्कार। गोमती कटवी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक नए और महत्वपूर्ण अध्याय के विषय में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है और समझ लीजिए कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए। आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए, जहां आवश्यकता हो उसको आप नोट भी करते चलिए और सबसे मुख्य चीज आप हमको कमेंट भी करते रहिए, जिससे पता चले कि आपका कमेंट जो है वो हमारे वीडियो में सुधार लाएगा और आपको नई जानकारी और देगा, कहाँ हम कमी कर रहे हैं इसकी जानकारी हमको मिलेगी। तो हम आज आपको भारतीय संविधान के जो विभिन्न वीडियो दे रहे हैं उसमें हम एक नए अध्याय SC ST OBC आयोग के विषय में बताएंगे। देखिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अब ये तीनों संवैधानिक है। अनुसूचित जाति आयोग शुरू से ही संवैधानिक था। अब ST आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग भी हमारा संवैधानिक हो गया है। अभी 2018 से हमारा OBC आयोग भी संवैधानिक हो गया है। तो कहने का मतलब है कि इन तीनों पे चर्चा करेंगे, मिला के चर्चा करेंगे, क्योंकि अलग अलग अगर हम तीनों पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होगा। तीनों का, SC का, फिर ST का, फिर OBC का, इनकी जो संरचना है तीनों की कॉमन है। अनुच्छेद एकदम आगे पीछे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की चीजें हैं, नहीं तो फिर ये SC का अनुच्छेद वाला क्वेश्चन ST का OBC में इतना कंफ्यूजन होगा। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा वीडियो जरूर देखिए। और परीक्षा ओरिएंटल है, आपकी एग्जाम को ध्यान में रख के पूरा बनाया गया है। जो भी कंपटीटर है, PCS, लोअर PCS, BO, जो भी जहाँ भी भाई GS के संबंध पोर्शन आते हैं उसमें राजनीति के शास्त्र में पॉलिटी या भारतीय संविधान के पोर्शन आते हैं। और इसके बाद जो हमारे अध्यापक वर्ग का एग्जाम होता है, TGT, PGT, LT, जो कुछ भी एग्जाम होता है, जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो इम्पोर्टेंट जो है उसमें इसका है। तो आइए हम चलते हैं। आप समझते हैं कि अनुसूचित, देखिए आज हमारा टॉपिक है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। मतलब अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय आयोग। आप इसको कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। हम पहले बताएं कि जो हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिए, कारण कि वो सब चीजें नहीं लिखी जाती हैं। मुंह से जो कॉन्सेप्ट निकलता है, जो आपका बेस तैयार होगा एग्जाम में, वही आप अच्छा कर पाएंगे, सबसे अलग कर पाएंगे। क्योंकि 5 में 5 नहीं तो 4 करना है तो 3 तो आप नोट से पा जाएंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है उससे करेंगे। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप समझिए कि हमको कुछ चीजें समझना है और उसको समझने के बाद तुरंत हम चर्चा करते हैं। तो आप समझिए कि आप जानिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कौन सी किस जाति में रहेगा, इसका निर्णय राज्य सरकार नहीं करती है। इसको आप अभी जान लीजिए कि यह जो नियम बनाया जाता है या संसद द्वारा बनाया जाता है, हमारे लोकसभा, राष्ट्रसभा और राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, लिख नहीं रहे हैं, आप इसको सुन लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी हम लिखते जाएंगे, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। आप ये समझिए कि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कौन किस जाति में रहेगा, इसका निर्णय राज्य सरकार नहीं करती है, यह राज्य सरकार के दायरे से बाहर होता है। इसका निर्णय हमारी संसद करती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब है, प्रश्न बनता है कि अनुसूचित जात क्या या अनुसूचित जनजात क्या या OBC का या अलग अनुसूचित जात क्या ही या अनुसूचित जनजात का अलग से, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा द्वारा, विधान परिषद द्वारा, संसद द्वारा, या इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनता है तो आप संसद लगाइएगा। और यदि प्रश्न बनता है कि यह निश्चित करने का अधिकार किसको है कि कौन सी जातियां अनुसूचित
जाति में रहेगी, इसका निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। संसद के माध्यम से देखिए फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति देता है, तो उसमें ऑप्शन में भी राष्ट्रपति रहता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इस तरह से रहता है, तो राष्ट्रपति ठीक करना है। देखिए एक प्रश्न अभी देखिए मामला चल रहा था ना, कुछ जातियाँ ओबीसी से एससी में जा रही थी, तो सपा गवर्नमेंट में उसमें जो है कि कुछ जातियों को ओबीसी एससी का मामला जो इस तरह से चल रहा था, तो उसमें जो है देखिए सरकार ने उस पर रोक लगाई, क्योंकि अगर प्रश्न के अनुसार देंगे कि निर्धारण कौन करता है कि जातियाँ अनुसूचित जात की कौन कौन सी होंगी, तो उसमें आपको ध्यान देने की बात यह है कि कौन कौन सी जातियाँ अनुसूचित होंगी। यदि विकल्प देता है कि संसद, विधानमंडल, या क्या कहते हैं कि और कोई, तो आपको दे दिए, जैसे अगर इस तरह प्रश्न बना, आप समझिए कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जाति होगी। अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो इसमें जो है इसका निर्धारण कौन करता है, निर्धारण कौन करता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस इसमें विकल्प देख लेना है। अगर इसमें विकल्प जैसे दे दिया कि विधानमंडल, संसद, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, तो आप जो है संसद लगाएंगे। लेकिन यदि यही दे दिया कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो आप राष्ट्रपति लगाएंगे। तो कहने का मतलब कि फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति का होता है। तो ये चीजें आप समझ लें कि जातियों के निर्धारण का अधिकार राज्य को नहीं होता है, संसद को होता है, या संसद करती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति फाइनल करता है कौन किस में रहेगा, तो आप उस हिसाब से कर लेंगे। अब आप समझिए कि आप 2-3 अनुच्छेद समझिए कि इसमें हम तीन लाइन बना दे रहे हैं, तीनों की कंबाइंड रूप से आप पढ़ लेंगे, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, बहुत भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुच्छेद जो है आर्टिकल 340, अनुच्छेद या आर्टिकल 341, अनुच्छेद 342, तीन सौ 341, 342। अब इसमें आप समझिए कि यह जो है ओबीसी के लिए है, पिछड़ी वर्ग के लिए है, या जो हमारे पिछड़े वर्ग के लिए है, या अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जाति एससी के लिए है, या अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी के लिए है। सीधे प्रश्न बनता है कि किसका संबंध ओबीसी से है, 340, किसका अनुसूचित जाति से है, 341, किसका अनुसूचित जनजाति से है, 342। लेकिन अब इसमें जो है यह आयोग नहीं है, यह संविधान के प्रारंभ में ही था कि जैसे 340 हुआ कि राष्ट्रपति जो है पिछड़े वर्ग की दशाओं का, राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के दशाओं का, पिछड़े वर्ग के दशाओं का अन्वेषण करेगा, ये इसमें है। अब इसकी व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है, उसकी व्याख्या बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो बुक है या डायरेक्ट रखे तो उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि पूछता है कि राष्ट्रपति दशाओं का, राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के दशाओं का अन्वेषण करेगा, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 340 अन्वेषण करेगा। उसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे बात निकल के आएगी, अन्वेषण करेगा कि एक आयोग बनाएगा, उनके हित की रक्षा के लिए एक आयोग बनाएगा।
सेम वही चीज अनुसूचित जनजाति के लिए भी है कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि कौन सी जातियां किस अनुसूचित जाति में होंगी। राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि कौन सी जात अनुसूचित जाति होगी यदि इस पे विधि बनाने की बात आती है, तो सीधी सी है कि संसद बनाएगा। और अनुसूचित जनजाति सेम यही चीजें हैं, राष्ट्रपति, एससी वाला सेम मामला है, राष्ट्रपति इसका निर्धारण करेगा कि कौन सी अनुसूचित जनजातियां होगी, संसद उस पर विधि बनाएगा। तो ये आप समझते चलिए कि 340, 341, 342 जो प्रश्न बनता है ओबीसी का संबंध किससे, 340, 41, 42, 43, 40, 41 का अनुसूचित जाति से संबंध है, 42 का अनुसूचित जनजाति से। राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कौन सा अनुसूचित जनजाति होगी, इस पर विधि कौन बनाएगा। विधि बनाने का काम आया तो संसद, क्योंकि एक प्रक्रिया है लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति या राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति, और प्रक्रिया अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। आप समझिए। अब इसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप समझिए कि जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि ये आयोग, जैसे अगर 340, 341, 342 ये ओबीसी का अन्वेषण करेगा, फिर उसके लिए एक आयोग बनाएगा, उसके हित की संरक्षण की बात करेगा। तो आयोग नहीं है, आयोग के लिए अलग अनुच्छेद है। कौन सी जातियां अनुसूचित जाति में होगी, उस पर हित के संरक्षण के लिए आयोग अलग अनुच्छेद है। 342 में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए है, अलग अनुच्छेद है। अब आप समझिए कि अब ये तीनों क्या कहते हैं कि संवैधानिक निकाय है। क्या है संवैधानिक? क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए कि संवैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय, चलिए इसकी चर्चा हम अगले वीडियो करेंगे। जान लीजिए कि संवैधानिक निकाय वह होता है जिसका वर्णन हमारे संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में हुआ होता है। सांविधिक आयोग वह होता है जो संविधान किसी अधिनियम द्वारा उसका निर्माण करती है। गैर संवैधानिक वह होता है जिसका संविधान में कोई वर्णन नहीं होता है, ना संसद अधिनियम द्वारा उसको बनाती है और सरकार अपने अनुसार बनाती है। तो कहने का मतलब जिसका संविधान में वर्णन हो सांविधिक, जो संसद अधिनियम द्वारा बनाए सांविधिक, और तीसरा गैर संवैधानिक जिसका न संविधान वर्णन हो न संसद अधिनियम द्वारा बनाए। इस पर एक अलग वीडियो देंगे, व्याख्या बताएंगे कौन कौन से आयोग या कौन कौन से पद जो है संविधान में है, कौन सांविधिक है, कौन गैर संवैधानिक। अब आप समझिए कि इसके तहत सबसे पहले आप समझिए कि यह एक अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है। बहुत से आयोग हमारे सांविधिक है, जैसे महिला आयोग हुई है, तो क्या कहते हैं कि मानवाधिकार आयोग है। इस तरह से उसकी चर्चा करेंगे। इस पर मूल टॉपिक पे आते हैं कि 341। अब इसको ध्यान से समझिए कि यह एक संवैधानिक है। क्वेश्चन देखिए यार, संवैधानिक देखिए यहाँ सुने रहिए, जब कंबाइंड वीडियो देंगे। एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग का मतलब है कि इसका वर्णन संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है। अब समझिए अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338, 341, 338 समझिएगा ध्यान से कि ये क्या चीज है। कि अनुच्छेद 338 इसमें क्या कहा गया है कि इसमें किसका वर्णन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब प्रश्न आप क्लियर हो गए होंगे कि अगर प्रश्न पूछता है कि अनुसूचित जाति के विषय में कि कौन सी जातियां किस में होंगी, इसका निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। इस पे हित के संरक्षण के लिए कौन कानून बनाएगा, संसद। इसका वर्णन किस में है, 341 में। मतलब अनुसूचित जाति के विषय में वर्णन किस अनुच्छेद में है,
41। लेकिन अगर अनुसूचित राष्ट्रीय जाति आयोग के विषय में दे दिया, इनके कमीशन के विषय में दे दिया कि इनके कमीशन का वर्णन किस में है, इनके आयोग का वर्णन किस में है, तो आप 338 लगाइएगा, 338। अब सेम इस पे आ जाएगी। इसके बाद अब यहाँ अगर आ गया अनुसूचित जनजाति के विषय में वर्णन किस में है, 338 और अनुच्छेद 338A, 338A इसमें क्या है, अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन, अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है, इसमें अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है। अब आप समझिए 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है। अगर अब ए लग गया है जिसका मतलब है संविधान संशोधन की 89वें अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट का मतलब होता है संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे जोड़ा गया है, इसे संविधान में जोड़ा गया है। कहने का मतलब है कि जो चीज मूल जैसे ये 40, 41, 42 ये मूल संविधान में था, 338 ये मूल संविधान में शुरू से था अनुसूचित जाति आयोग। क्योंकि देखिए इनके लिए विचारधारा अम्बेडकर जो अनुसूचित जाति के लिए शुरू से इनका चल रहा था, तो इन्होंने इसके अनुच्छेद को जोड़ा था और इसको 89वें संविधान संशोधन, क्योंकि 342 में कहा गया था कि अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग होगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, संसद कानून बनाएगा। इस तरह का जो संविधान की संकल्पना थी वह 2003 में आकर, मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान में लागू हुआ था और 2003 में आके 89वें संविधान संशोधन द्वारा एक आयोग बना। अब आप समझिए कि एक करंट का क्वेश्चन है कि अनुच्छेद संवैधानिक है, ये भी आपका संविधान में वर्णन हो गया, ये भी संवैधानिक हो गया, ये भी आपका संवैधानिक हो गया। पहले नहीं था, अब संवैधानिक हो गया आयोग, अब ये भी संवैधानिक हो गया, अब ये भी संवैधानिक हो गया है। संवैधानिक कल ही हम आपको संवैधानिक आयोग ये भी हो गया, तो कल ही हम आपको कल परसों में संवैधानिक, सांविधिक और गैर संवैधानिक दे देंगे। अनुच्छेद जो है 338B, इसमें किसका वर्णन है, पिछड़ी वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन है। राष्ट्रीय का ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन इसमें है। अब समझ लीजिए कि ये कब जोड़ा गया, अब इसमें बी है तो ये भी स्वाभाविक है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब एक कब जोड़ा गया कि 123 करंट का है, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, 123वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक 2007 डेट भी डाल देते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत पुराना नहीं है तो पूछ सकता है। 123वां संविधान संशोधन विधेयक। अब 102वां इसी को या 123 संविधान संशोधन विधेयक जो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मतलब संसद में पेश हुआ था, जब वह संविधान जुड़ गया तो विधेयक जैसे विधेयक आगे आगे चलते रहते। विधेयक का मतलब है जैसे 123वां हो गया, जो नहीं पारित हुआ वो भी उसी लाइन में खड़ा है, लेकिन जो पारित हो गया उसकी संख्या कम रहती है, क्योंकि कुछ रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो 102 संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम बना। कब बना, 2018। अब आज यहां समझ लीजिए, पहले तब आगे, पहले इसको जान लीजिए कॉन्सेप्ट कि 300
340 में कहा गया था कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग का अन्वेषण करेगा, उनके लिए एक आयोग बनाएगा। यह पूछा है कि ओबीसी का वर्णन किस में है, तो ओबीसी का वर्णन का मतलब कौन कौन सी जातियां ओबीसी में रहेंगी, उनका हित कैसे होगा, आज चीजें आयोग इस सब की चीजों का कैसे गठन किया जाए, इसका वर्णन 340 में है। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जब कमीशन की बात आ जाए तो 338 भी सीधे यही चीज यही, इसमें भी कमीशन 338 और 338 है। अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए 163वां संविधान संशोधन विधेयक, मतलब यह जब पूछे संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक का मतलब जब कानून नहीं बना था, और 100 संविधान संशोधन अधिनियम ये एक्ट होता है जब कानून बन जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये विधेयक आया, पास हुआ तो एक बना, ये विधेयक आया, ये भी पास हुआ 2 बना। अब ये विधेयक आया लेकिन ये बाद में फेल हो गया तो चौथा विधेयक आया तो 3 बनेगा। तो जैसे विधेयक का मतलब है कि वह संसद में प्रस्तुत किया गया है, और संसद में प्रस्तुत किया गया है, जब वह कानून बन जाता है तो संविधान संशोधन अधिनियम लेता है, बन जाता है। तो इसको इसलिए बता दिया है कि हो सकता है करंट का मामला है, पूछा जाए। यदि विधेयक पूछे कौन सा संशोधन विधेयक है 123 1 2 3, और कौन सा अधिनियम है तो 102। अब समझिए, अब इनकी संरचना समझिए, सबकी संरचना सेम है। संरचना समझिए सभी आयोग की, सभी आयोग की संरचना समझिए, सबकी संरचना एकदम सेम है, सबकी संरचना, इसमें कुछ अब करना नहीं, जितना आप समझ लिए हैं अभी तक इतने से आपकी परीक्षा में काम हो जाएगा। ज्यादातर आर्टिकल ही पूछता है और इन सब का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, बस इतना आपको पता है। तो संरचना में 5 सदस्यीय होता है, 5 सदस्यीय आयोग होता है। आयोग कितना सदस्यीय प्रश्न पूछता है, कितना सदस्यीय होता है, 5 सदस्यीय। इनका भी 5 सदस्यीय, इनका भी 5 सदस्यीय। समझ रहे हैं कि इसमें 5 सदस्यीय आयोग सब होते हैं। कौन कौन, ऐसे बना देते हैं आपको, समझ लीजिए कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 जो है अन्य सदस्य। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 4 5, ये तीनों कॉमन होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं, मतलब 3 सदस्य होते हैं। सेम वैसे सेम इसमें भी वही 5 सदस्य, इसमें भी सेम, मतलब तीनों में 5 सदस्यीय आयोग होता है। पूछता है कि ओबीसी आयोग या एससी आयोग या एसटी आयोग कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। अब आप समझिए कि इसमें नोट कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा ये नया है, इसमें कर दिए हैं कि सदस्य में एक महिला का होना आवश्यक है, एक महिला का होना आवश्यक है, एक महिला का होना आवश्यक है। कहने का मतलब अगर पूछे कि आयोग तीनों में से कोई कितने सदस्य होता है, 5, बस, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। तो इसमें चाहे 3 अन्य सदस्य, चाहे पुरुष रहें चाहे महिला रहें, इसमें भी, और इसमें एक जो है कि महिला का होना आवश्यक होता है, कि अब उसमें किसमें से जो सदस्य है उसमें से एक पद या अध्यक्ष पर भी कोई भी जा सकता है, नहीं कि पुरुष ही जाए, महिला भी जा सकती है। जैसे इसमें 5 है, नहीं कि पुरुष ही रहेंगे। जैसे इसमें 5 सदस्य है, अध्यक्ष पुरुष भी हो सकता है, महिला भी, उपाध्यक्ष पुरुष हो सकता है, महिला भी, अन्य सदस्य पुरुष या महिला। इसमें भी सेम वही, इसमें भी सेम वही। इसका लिखने का मतलब है जैसे अगर इसमें से 5 पुरुष हो गए तब भी कोई आपत्ति नहीं, 5 महिला हो गई तब भी आपत्ति नहीं, इसमें भी सेम वही बात है। लेकिन इसमें से 5 महिला हो गई तब भी ठीक है, 5 पुरुष नहीं हो सकते हैं, एक महिला जरूर हो, 2 4 हो जाए, उसकी कोई बात ही नहीं है। अब आप समझिए कार्यकाल। अब कार्यकाल इनके सदस्यों का, सबका कार्यकाल कितने वर्ष होता है,
5 वर्ष नहीं। पहली बात समझिए, संविधान में ऐसे जिनका 3 वर्ष, याद रखिएगा, कार्यकाल 3 वर्ष, कार्यकाल 3 वर्ष। अब समझ लीजिए सबके कार्यकाल 3 ही वर्ष, जिनके अध्यक्ष हैं कार्यकाल 3 वर्ष, पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। तीनों जो है पुनः निर्देशन का कार्यकाल पूरा हो गया तो ऐसा नहीं कि उनको हटा दिया जाएगा, वो पुनः भी निर्वाचित हो सकते हैं यदि कार्य करने में सक्षम है। अब समझिए कि ये वर्णन जो है भारतीय संविधान का तीनों का, चाहे अनुसूचित जाति है, चाहे अनुसूचित जनजाति है, चाहे जो, सबका वर्णन सब भारतीय संविधान के भाग 16 में है। सबका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 16 लिख दिए हैं। तो क्योंकि अनुच्छेद 40, 41, 42, 38 से 38 भी 38, 338, तो ये जो है 338, 338 से 338 भी सब भाग 16 में। ये भी आप समझ लीजिए कि तीनों आयोग भाग 16 में है। इसमें कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। अब आप समझिए कि आयोग की प्रतिवेदना, अब हम लिखेंगे नहीं, अब आप हमारे बात को ध्यान से समझिए। ध्यान से समझने का मतलब यह है कि जो आयोग है, जैसे हम इसी को उठाते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग, यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। अब राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संबंधित राज्य से परामर्श लेगी। जैसे आयोग कौन से अनुसूचित जाति जनजाति किसमें रहेगी, तो यह आयोग या उनसे संबंधित कोई मामला है तो आयोग जो है अपनी रिपोर्ट किसको देगा, आयोग अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति। ये आप समझिएगा, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही देगा। और जो है कि राष्ट्रपति को देने के बाद राष्ट्रपति संबंधित राज्य से भेजता है, परामर्श लेने के लिए संबंधित राज्य को भेजता है। राज्य वापस करता है, फिर वह संसद में एक प्रक्रिया के तहत आयोग की बात को समझी जाती है, फिर उसको लागू किया जाता है। यदि वह उसकी बात को लागू नहीं करता है तो आयोग उससे पूछ भी सकता है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया, मतलब उसे जानने का अधिकार होता है। और एक चीज और समझिए कि सरकार उनके मामले में आयोग से परामर्श भी लेती है कि सरकार अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी जो मामला होता है उनके आयोग से परामर्श लेती है। अब आप समझिए तीनों का मामला यही है, चाहे अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का और ओबीसी का, तीनों का सेम मामला यही है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी। सेम मामला यही है कि इसको सीधा सीधा मामला है कि अब आप फाइनल समझिए कैसे काम करते हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देगा, राष्ट्रपति राज्य से समझेगा, राज्य फिर इसको वापस करेगा राष्ट्रपति को, तो फिर संसद के माध्यम से उस पर जो करना रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं परेशान होना है, बस इतना जानिए जैसे आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य से समझेगा, फिर वह संसद के माध्यम से उस पर काम किया जाएगा। यदि उस आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाता है तो आयोग का अधिकार होता है जाने के अस्वीकार किया गया। और एक चीज और, सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, यदि किसी आयोग का गठन हुआ है तो वह संबंधित जाति के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए जो कोई विचार विमर्श हो तो आयोग से विचार विमर्श ले सकता है। तो आप समझ लीजिए फाइनली कि संविधान के भाग 16 में एससी एसटी ओबीसी आयोग का वर्णन है। यदि पूछता है कि अनुसूचित जाति का वर्णन किसमें 341, ओबीसी का 340, अनुसूचित जनजाति का 342। इसमें समझिएगा कि 40, 41, 42 ओबीसी एससी एसटी ऐसे रख लीजिए। जब इनकी आयोग के विषय पूछे 338 से 338 भी, क्योंकि इनका संविधान संशोधन 2003 हुआ था, इनका 2018। बस इतना जान गया। 5 सदस्यीय आयोग होता है, इसमें एक महिला का होना आवश्यक है, बाकी और सब महिला पुरुष चाहे जो है।
कार्यकाल 3 वर्ष होता है और राष्ट्रपति आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति के माध्यम से वह राज्य या संसद के पटल पर रखा जाएगा। फिर अगर आयोग की बात को इनकार करते तो आयोग को जाने का भी एक होता है। राज्यसभा और क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार उस जाति से संबंधित कोई निर्णय लेने के लिए आयोग से परामर्श ले सकती है। तो साथियों, में विश्वास है बहुत पसंद आया होगा। जरूर इस पर कमेंट लाइक करिए, क्योंकि आपके सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।